Hello guys, myself Shubham and I have scored 710 out of 720 with an AIR of 281 in NEET UG 2024। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को 440 से लेकर 650 और 660 के प्लस ले जा सकते हो और कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। तो नीट एग्जाम को निकालने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला है प्रिपरेशन, दूसरा है टेस्ट और तीसरा है एग्जाम के दिन आपका माइंडसेट। तो आज टेस्ट की बात करते हैं और इसमें कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप ये जान लो कि क्या कम मार्क्स आना बुरी बात होती है, तो ये बिल्कुल नहीं है। हर किसी का अपना एक फेज होता है, अपना एक लेवल होता है जिससे वो इम्प्रूव करता जाता है। अगर आपके शुरू में ही ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे तो आपके इम्प्रूवमेंट की जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगी और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कहाँ इम्प्रूव करना है। तो अगर आपका मार्क्स अगर कम आ रहा है ना, तो इसे पॉजिटिव वे में लो, निगेटिव वे में मत लो। मॉक टेस्ट के बेसिस पे मैं मेरे व्यूअर्स को दो पार्ट में बांटना चाहता हूँ। एक जिनका कि मार्क्स 400 टू 450 से कम आता है और एक जिनका इससे ज़्यादा आता है। तो जिनका उससे कम आता है उनके कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली वीक होते हैं, तो उनको लेक्चर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और तभी वो अपना मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं ज़्यादा। हर चैप्टर के सब टॉपिक्स को समझो, हर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एनालाइज करो और फिजिक्स में खास करके हर सब टॉपिक के हर क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग पता चलेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो टेस्ट के लिए, क्योंकि टेस्ट में मैक्सिमम फिजिक्स में नए क्वेश्चंस आते हैं, पुराने क्वेश्चंस जो देखे हुए हैं वो हूबहू नहीं मिलते आपको। तो इसलिए आपको चैप्टर के हर क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्ली क्वेश्चंस वगैरह करने के बाद आपको जो वीक सब टॉपिक्स है और वीक क्वेश्चंस है उसको छांटना है और अलग एक जगह लिखना है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके चैप्टर में वीक पार्ट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद जब आप किसी चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको मॉक टेस्ट में ये नोटिस करना है कि आप सेम लेवल के क्वेश्चंस वहाँ बना पा रहे हो या नहीं। अगर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो टेस्ट में भी बना पा रहे हो तो आप राइट पाथ पे हो और आपको ऐसा ही आगे करते रहना है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आप प्रैक्टिस तो सारा कर रहे हो, क्लास में आपसे सारा बन रहा है, घर पे आपसे सारा बन रहा है, लेकिन एक एग्जाम में या फिर टेस्ट में आपसे वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है सेम लेवल के क्वेश्चंस, तो फिर आपको टेस्ट देने में दिक्कत है। और यहीं पे मैं सेकंड चीज़ समझाना चाहता हूँ कि टेस्ट कैसे दे। तो अगर घर पे प्रैक्टिस करने टाइम आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और टेस्ट में सेम लेवल के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला तो है कि प्रॉपर्ली क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना। प्रॉपर्ली क्वेश्चन प्रैक्टिस तभी होता है जब आप टाइमर लगाकर चैप्टर के हर सब टॉपिक से क्वेश्चन करते हो, इधर उधर से नहीं करते हो। किसी भी जगह से अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा करो कि उसके सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, उस बुक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, क्योंकि हर बुक का अपना तरीका होता है क्वेश्चन छाप। अगर आप टाइमर लगाकर अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो एग्जाम के प्रेशर में जो टाइम प्रेशर होता है उसमें आप वो क्वेश्चन सेम लेवल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए ये जरूर ध्यान रखो कि कभी भी अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो तो हमेशा एक लिमिट में, एक टाइम लिमिट बांध कर ही करना और जल्दी करने की कोशिश। सेकेंड प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा बच्चों के साथ होती है, वो क्वेश्चंस को रट जाते हैं और उसके आंसर्स भी रट जाते हैं। तो बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये सही है, लेकिन फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक के रिएक्शंस वाले क्वेश्चन में ये चीज़ काम नहीं आता है। इसलिए आपको ये नोटिस करना है कि आपको कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि टेस्ट में आपको कभी भी नया पुराना क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपने हूबहू एकदम देखा हुआ है। और अगर मॉक टेस्ट में मिल भी गया तो भी आपको नीट के एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। बहुत कम ही चांस है कि आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड मिले, या फिर मैक्सिमम तो नए क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। दैट्स वाई फिजिक्स और ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान। जब भी आप क्लास में कोई क्वेश्चन करते हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो टीचर से ये बात जरूर पूछो कि अगर ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसे कैसे अप्रोच किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के मैकेनिक्स वाले पार्ट में अगर आपको जानना है कि कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है उसे आपको इमेजिन करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मैकेनिक्स का। उसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रो वाले टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको फॉर्मूलाज पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। इस तरह से सारे टॉपिक्स का अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, और ये चीज आपको आपके टीचर्स डेफिनेटली अच्छे से बता। मेरे एक सर हुआ करते थे और वो बस यही समझाते थे कि ज्यादा चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में मत रहो, तुम्हें टीचर नहीं बनना है। इसके बदले तुम ये देखो कि तुम क्वेश्चंस को सही तरीके से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम क्वेश्चंस को एग्जाम में सही से नहीं कर पाते हो तो तुम कितनी भी नॉलेज ले लो वो सब बेकार। इसके बाद जो एक और प्रॉब्लम है वो है मॉक टेस्ट का एंजाइटी लेवल, और ये लगभग सारे बच्चों का होता है। जब वो टेस्ट देने जाते हैं तब उनका टेंशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये बहुत कारणों से होता है, या तो वो टाइम के प्रेशर के कारण होता है, या फिर उन्हें पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी नहीं पता होती है, या फिर थर्ड वन है कि आसपास के माहौल से उन्हें डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इन सब का उपाय एक ही है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तुम इतना प्रैक्टिस घर पे करो किसी भी क्वेश्चन वगैरह की,
कि आपको वहाँ पे अगर वो क्वेश्चन दिख जाए, उस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए, तो आपको एकदम मज़ा आने लगे कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरा फ़ेवरेट है और मैं इसे आराम से कर लूँ। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे घर पे, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप एग्ज़ाम में उसे एकदम प्रॉपर्ली सही करके आओगे। तो एक और चीज़ कि एग्ज़ाम में डिस्ट्रैक्शन होना, तो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ मेरे एक दोस्त की। जब वो नीट का एग्ज़ाम देने गया था, तो उसके बेंच के आगे जस्ट एक लड़की बैठी हुई थी, जिसके बाल उसके बेंच पे पूरे फैले हुए थे। वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि उसे अपने पेपर से ज़्यादा इधर-उधर और उस लड़की के बाल आगे करने में ध्यान था, जिसके कारण वो अपना पेपर सही से दे ही नहीं पाया था। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो क्लास में एनवायरनमेंट होता है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और कहीं न कहीं अगर तुम्हारा मॉक टेस्ट में मार्क्स कम हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल हो सकता है कि तुम्हें टेस्ट देना नहीं आता अच्छे से। अगर तुम किसी भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट से पूछोगे कि किस तरह पेपर को करना चाहिए, तो वो डेफिनेटली ये बोलेगा कि पेपर को राउंड्स में करना चाहिए। जिसमें कि फर्स्ट राउंड में तुम्हें हमेशा ईज़ी क्वेश्चन छाँट कर करने चाहिए और सेकंड राउंड में जो तुम्हें मुश्किल लग रहा है, उसे तुम्हें करना चाहिए। बहुत लोग थर्ड राउंड तक भी जाते हैं। तो अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम्हें जो एंग्ज़ायटी लेवल जो एग्ज़ाम में होती है, वो कम हो जाएगी, तुम्हारे सिली मिस्टेक्स कम हो जाएँगे और तो और तुम्हें एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम मिलेगा क्वेश्चन्स को करने के लिए। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी रहता था कि मैं 1.5 से 2 घंटे में जो ईज़ी लेवल के क्वेश्चन्स है, उन्हें पहले ट्राई करता था करने का और वो लगभग 130 से 140 होते थे। जिससे कि मेरा जो लास्ट में 1 घंटा 20 मिनट टाइम बचता था, उसमें मेरे पास बस 40 क्वेश्चन्स होते थे करने के लिए। तो इससे मुझे मेरा जो प्रेशर था एग्ज़ाम का, वो बहुत कम हो जाता था और जिसके कारण मेरा जो लास्ट का जो टफ लेवल का क्वेश्चन था, वो बहुत ईज़िली बन जाता था और लास्ट में मुझे ओएमआर फिलिंग का भी टाइम मिल जाता था। हालाँकि मैं एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद तुरंत उसका ओएमआर पढ़ लेता था। ईज़ी लेवल के क्वेश्चन्स खत्म करने के बाद पहले सबका ओएमआर फिल करता था, फिर मैं हार्ड क्वेश्चन्स पे आता था। तो आपको ओएमआर फिल करना है, वो आप खुद देख सकते हो कि आपको शुरू में करना है या फिर लास्ट में करना है। अब राउंड में क्वेश्चन तो कर ले, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन-सा क्वेश्चन ईज़ी है और कौन-सा क्वेश्चन टफ है आपके लिए? इसका एक थंब रूल है कि अगर आपको वो क्वेश्चन देखते ही उसका सब टॉपिक दिमाग में आ जाए और आपका वो सब टॉपिक पे कॉन्फिडेंस है, तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को ट्राई करो, उसे करने की कोशिश करो। क्योंकि मैक्सिमम चांस में जो चीज़ें हमें हार्ड लगती है, उसी के क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा फँसते हैं। तो अगर आपको उस सब टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो आप एकदम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। और एक और चीज़ है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को देखा और पहले 5-6 सेकंड में अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप उस क्वेश्चन को अप्रोच लो। अगर आपको नहीं समझ में आता, कुछ दिमाग ही नहीं लग रहा है, तो उसे एकदम छोड़कर आगे बढ़ जाओ। अब राउंड्स में पेपर करना बोलना तो आसान है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो पाता। मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम होता था। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता था। तो मैं इसके लिए सबसे पहले ये करता था ना कि मैं घर से ही सोच के जाता था कि मुझे बायोलॉजी में 90 में से 75 क्वेश्चन्स ही करने हैं। तो जैसे ही मुझे कोई क्वेश्चन टफ मिलता था ना, तो मैं सोचता ही नहीं था कि चलो मेरे पास तो अभी 15 क्वेश्चन है छोड़ने के लिए, तो मैं उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता हूँ। तो इस तरह ना मैं हार्ड क्वेश्चंस को ईज़िली छाँट पाता था और मुझे कोई प्रेशर भी फ़ील नहीं होता था। और मैं 75 क्वेश्चंस बायो में फर्स्ट अटेम्प्ट में करता था और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मैं 35 टू 30 क्वेश्चंस जैसे भी हो वैसे करता था, पेपर जिस लेवल का आता था। तो इस तरह से जब आपके पास क्वेश्चंस छोड़ने के लिए होंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम में प्रेशर फ़ील नहीं होगा कि यार मुझे तो ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, अब मैं आगे क्या करूँ? तो तुम्हारे पास अगर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का मार्जिन होगा ना, तो तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो तुम्हें बहुत मतलब शांत फ़ील होगा कि चलो मैं इसे छोड़ देता हूँ, अगले राउंड में देख लूँगा। मेरे पास अभी 10 क्वेश्चन्स और हैं छोड़ने के लिए। तो अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें तुम्हें बताई है, ये सब 50% है और मेन चीज़ अभी भी बाकी है मॉक टेस्ट से रिलेटेड। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो 50% प्रायोरिटी रखता है, वो पेपर को एनालाइज़ करना होता है। क्योंकि जब तक तुम किसी पेपर को एनालाइज़ नहीं करोगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है कोई टेस्ट देने का। तो पेपर को एनालाइज़ करने का बेस्ट तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जब तुम टेस्ट देकर आओ और तुम अपना आंसर मिला लो, फिर तुम्हें जो क्वेश्चंस हैं जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम आई है, उसे तुम 3 कैटेगरी में बाँटो। पहला तो वो जिसमें तुम्हें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो रहा है या फिर किसी भी सब टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो रहा है। सेकंड वन इज़ जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं आता और सिलेबस में भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है। एंड द थर्ड वन कि जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता और तुम्हारे एनसीईआरटी में बट वो दे रखा है। ये जो थर्ड वन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि यही तुम्हारा वीक टॉपिक है और इसी पे तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना है और टेस्ट के बाद तुम्हें सबसे पहले इसी को इम्प्रूव करना है। एक बहुत अच्छी चीज़ तुम नोटिस करोगे, जब तुम रेगुलरली सारे टेस्ट देते जाओगे ना, तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं किसी चैप्टर के कुछ खास सब टॉपिक्स के ही क्वेश्चंस गलत करता रहता हूँ और वही सब टॉपिक्स होते हैं जो हमारे कमज़ोर आ जाते हैं और लास्ट तक परेशान करते हैं। तो अपने वीक सब टॉपिक्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है और उसे एलिमिनेट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक चीज़ और है जो कि ये मिस्टेक कॉपी बनाना। तो बहुत सारे बच्चे अपने लेज़ीनेस के कारण कोई भी मिस्टेक कॉपी नहीं बनाते हैं, जो भी वो टेस्ट में गलती कर रहे हैं।
लेकिन तुम्हें ये चीज़ ज़रूर बनानी चाहिए क्योंकि यही वो कॉपी है जो तुम्हें एक टेस्ट के टाइम पढ़ने पे कॉन्फिडेंस देगी। तुम टेस्ट के टाइम पूरे सब टॉपिक्स को या फिर टॉपिक को नहीं पढ़ सकते हो, तो ये यही वो कॉपी है जो कि नीट के टाइम पे तुम्हारा सबसे ज़्यादा साथ देगी। तो इसे ज़रूर बनाओ और ये तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा। जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे रॉन्ग होते हैं या फिर कंफ्यूजन होता है जिसमें, उसे तुम एनसीईआरटी से ज़रूर चेक करो कि वो कौन-सा टॉपिक का था और वो कहाँ पे दिया हुआ था। साथ ही तुम उसके आस-पास के जो पैराग्राफ्स है और जो पेजेज़ है, उसे भी ज़रूर पढ़ो क्योंकि अगर तुम्हें वो वाला पार्ट वीक था तुम्हारा, तो उसके आस-पास वाले पार्ट भी उससे ज़्यादा वीक हो सकते हैं। तो अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम जैसे-जैसे टेस्ट देते जाओगे, तुम्हारे सारे चैप्टर्स और सारे सब टॉपिक्स इतने स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे कि तुम्हें लास्ट में सोचना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हें लास्ट में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तुम जैसे-जैसे ये चीज़ें फ़ॉलो करते जाओगे, धीरे-धीरे तुम्हारा मार्क्स अपने आप इम्प्रूव होता जाएगा। देखो, एक दिन में तो एक टेस्ट में तो डायरेक्ट 200 से 300 मार्क्स नहीं इम्प्रूव होते हैं। तो तुम जब ऐसे-ऐसे रेगुलरली करते जाओगे, तो तुम्हारा 3-4 महीना में परफेक्टली ये मार्क्स बूस्ट होगा और धीरे-धीरे करके तुम 700 प्लस भी स्कोर कर सकते हो नीट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।